हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नई वेपन सिस्टम ब्रांच के बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपनी 19वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था और इसी अवसर पर जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे उन्होंने इस बात की घोषणा की कि एयरफोर्स में एक चौथी ब्रांच जो कि वेपन सिस्टम ब्रांच होगी उसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसी दिन पर बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नई कॉम्बैक्ट ड्रेस को भी लॉन्च किया गया है। इस दिन ही साथ ही इंडियन एयरफोर्स के उद्भव को लेकर और आज जब उसको दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स के रूप में माना जाता है, उसके पास कौन कौन से वेपन्स है, इन सारी बातों को लेकर जो है बात हुई थी। तो इन तीन मुद्दों के मद्देनजर ही हम अपनी वीडियो को भी आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जो नई ब्रांच है उसके बारे में बात करेंगे। इस नई ब्रांच से पहले कौन सी ब्रांच ऑलरेडी थी इंडियन एयरफोर्स के पास, उनके बारे में बात करेंगे। नई ड्रेस के बारे में बात करेंगे एंड देन एंड में हम जो है इंडियन एयरफोर्स के पास जो एडवांस वेपन पूरा का पूरा एक अवेलेबल है, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, विमान हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक वीडियो ऐसा होने वाला है जो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगा, बहुत सारी आपकी नॉलेज में गेन होगा और ये आपको काफ़ी काम आएगा, तो इसको पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट देती है वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए, ठीक है, और ये ऐसी पहली है इंडिपेंडेंस के बाद से। अगेन यहाँ पे बताया गया कि सेंटर की तरफ से इसके क्रिएशन को लेके अप्रूवल मिल गया है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हथियार प्रणाली शाखा। ब्रांच मतलब शाखा, सिस्टम मतलब प्रणाली, वेपन मतलब हथियार। ठीक बात है। तो देखिए भारतीय वायुसेना ने भविष्य की जो चुनौतियां हैं और जो एक बदलता हुआ युद्ध क्षेत्र सामने आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस नई ब्रांच के गठन को जो है मंजूरी दी है। तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने एक बात ये भी बोली कि हमारे पास मौजूद हर तरह की नवीनतम जो हथियार प्रणाली है उसका रखरखाव करने में बेसिकली हमें इस नई ब्रांच से मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में चीज़ों को ज़्यादा इंटीग्रेट करने की और अपनी युद्ध क्षमताओं को साझा करने की जो है आवश्यकता है, जिस तरह से चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक बात है, ये तो न्यूज़ में था। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो वेपन सिस्टम ब्रांच है ये क्या है, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो वेपन सिस्टम है, चाहे वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल का हो या फिर वो एयर टू सरफेस मिसाइल का हो या फिर आप जो है जो विमान वगैरह चला रहे जो कि 2 सीटर या मल्टी सीटर होते हैं उनके लिए कुछ ऑपरेटर्स हो, इन सब ऑपरेटर्स को जो कि ऑफिसर्स के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है उनको आप एक जगह लेके आ रहे हैं। तो एक सिंगल वर्ड में आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेपन सिस्टम्स के लिए जो आपके पास ऑपरेटर्स थे उन सबका यूनिफिकेशन आप कर रहे हैं, उनको एक ब्रांच के तहत लेकर आ रहे हैं। ठीक बात है, इतनी सी बात है, समझ गए। तो देखिए अभी तक वायुसेना के पास ना 3 ब्रांच ऑलरेडी थी, उसमें से एक फ्लाइंग ब्रांच थी, एक टेक्निकल ब्रांच थी और तीसरी क्योंकि ग्राउंड पे वर्क होता है तो ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच थी। और आजादी के बाद ये पहली बार है कि हम ऐसी चौथी ब्रांच का जो है फिर से उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेगी, विमानों में जो हथियार प्रणाली है उसका संचालन करेगी। तो अब ये जो चौथी नई ब्रांच बनाई गई है इसके अंदर 4 सब स्ट्रीम भी बनाई गई है। यूनिफिकेशन तो कर दिया बट स्पेशलाइजेशन भी तो रखना पड़ेगा। तो चौथी ब्रांच नई और चौथी ब्रांच के अंदर 4 अन्य हमारी सब स्ट्रीम्स है। कौन कौन सी है? फ्लाइंग है, रिमोट है, इंटेलिजेंस है और यहाँ पर देखिए आपकी सरफेस है। ठीक है, चारों के अपने अपने कुछ स्पेशल काम होंगे। तो ये जो सब स्ट्रीम्स हैं अब इनके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो वेपन सिस्टम ब्रांच की फ्लाइंग स्ट्रीम है, तो नाम पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हम फ्लाइंग की बात कर रहे हैं। तो जो ट्विन सीटर या मल्टी सीटर जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसके जो सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। फिर आपकी जो रिमोट स्ट्रीम है, तो रिमोट का मतलब क्या, जो ऑटोमेटिक तरीके से होती है, तो वो विमान जो पायलट रहित है या फिर वो जो ड्रोन्स जो पायलट रहित होते हैं उनके जो ऑपरेटर्स होंगे वो आपकी रिमोट स्ट्रीम के अंदर होंगे। ठीक बात है। तीसरा क्या है, आपकी इंटेलिजेंस सब स्ट्रीम है। तो देखिए इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो आपके अलग अलग ऑफिसर्स है, जो ऑपरेटर्स है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। जैसे ये खुफिया जानकारियों का विश्लेषण, इंफॉर्मेशन जो वारफेयर स्पेशलिस्ट होते हैं, रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट होते हैं, स्पेस बेस्ड सिस्टम के जो सिंगल इंटेलिजेंस
ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे, ठीक है। फिर आपकी क्या होगी, सरफेस स्ट्रीम होगी। तो सरफेस स्ट्रीम में देखिए तो आपकी क्या है, लक्षित हथियार वाली जो है, हवा में लक्षित जो हथियार होते हैं। दूसरा आपकी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल्स हैं। तो इनके जो कमांडर हैं, इनके जो ऑपरेटर्स हैं, वो बेसिकली आपकी इस सब स्ट्रीम के अंदर जो है रहेंगे, ठीक बात है। तो ये जो नई ब्रांच है, अब इसका काम क्या होगा, तो आप नई ब्रांच के बारे में समझ गए, सब स्ट्रीम के बारे में समझ गए, तो एक आइडिया लग जाएगा। हथियार प्रणाली शाखा अनिवार्य रूप से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जो पायलट रहित विमान है, दो या बहुचालक दल वाले जो विमान है, उनके अंदर जो हथियार प्रणाली है, उनके अंदर जो वेपन सिस्टम है, उसका संचालन करेगी, ठीक है। और हम ये बताया गया है कि अगर ये अपना जिस तरीके से सोचा गया उस तरह काम करती है, तो जो उड़ान प्रशिक्षण देने पे पैसा खर्च होता था वो बचेगा, और ये जो बचत होगी 3,400 करोड़ रुपए की होगी। जब चीज़ों को आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा जो है कॉस्ट के लिहाज से वो अच्छा माना जाता है, ठीक बात है। अब थोड़ा सा देखते हैं नई ब्रांच की जरूरत क्यों पड़ी है। तो देखिए, वर्ल्ड की जितनी भी सेनाएं हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज में लगातार बदलाव कर रही है, क्योंकि हालिया युद्धों पे अगर गौर करें तो वायुसेना की उपयोगिता ज्यादा बढ़ गई। इस तरह का परिदृश्य देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि वायुसेना की ज्यादा यूजफुलनेस है, ठीक बात है। युद्ध क्षेत्र के साथ ही साथ युद्ध करने के तरीके भी बदल रहे हैं, और विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन होगा, उसके लिए तैयारियां अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए। इनविजिबल टाइप के आपके दुश्मन होंगे। आप नहीं पता लगा सकते कब किस तरीके से किस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप पे अटैक हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या है, तैयारी करके रखनी पड़ेगी, ठीक बात है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि भाई चौथी नई ब्रांच खुली है, तो मतलब 3 पहले से थी। तो जो 3 पहले से मौजूद ब्रांचों थी उनके बारे में बात करते हैं। पहली कौन सी थी, फ्लाइंग ब्रांच। तो फ्लाइंग ब्रांच का देखिए मुख्य काम क्या होगा, जो लड़ाकू पायलट होते हैं, जो हेलीकॉप्टर के पायलट है, और जो परिवहन पायलट है, उनको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है। नाम ही क्या है, फ्लाइंग है, ठीक है। इस ब्रांच की भी 3 अपनी सब स्ट्रीम्स है। तो कैसे है, फाइटर्स है, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स है, इन तीनों को वो जो है क्रमशः ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। दूसरी कौन सी है, तो टेक्निकल ब्रांच। आप थोड़ा सा पिक्चर में भी देख सकते हैं, है ना। तो टेक्निकल ब्रांच इस बात का प्रबंधन करती है कि जो भारतीय वायुसेना है वो उड़ान के योग्य बनी रहे। कुछ टूट फूट, कुछ मरम्मत, कुछ चीजों को ठीक करना है, वो सारी चीजें, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आनी है, वो सारी चीजें देखती है। तकनीकी रूप से प्रशिक्षण भी देती है, और इसकी भी 2 सब स्ट्रीम है, एक मैकेनिकल है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। 2 अलग ब्रांच हो गई, जैसे इंजीनियरिंग की 2 अलग ब्रांच होती है। फिर तीसरी आपकी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, मानव और भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए जो है एक ब्रांच है। इसकी 5 सब स्ट्रीम है। एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती है, एक अकाउंट्स का काम देखती है, एक लॉजिस्टिक्स देखते हैं, एक एजुकेशन देखती है, और एक मौसम विज्ञान को देखता है। भाई ग्राउंड स्टेशन से आपको वेदर की सही रिपोर्ट मिलेगी, तभी तो आप जो है अपने विमानों को ढंग से उड़ा पाएंगे ना। तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। चलिए, ये तो हुई एक बात। अब इसी सेम दिन पर जब वायुसेना का ये दिवस था, वायुसेना के लिए एक नई कॉम्पैक्ट ड्रेस भी लॉन्च हुई है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स डे है ना, और यहाँ पे अनवील किया गया है न्यू कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म, कब, उनकी 19th एनिवर्सरी पे, ठीक है। तो जंग के मैदान पे कॉम्यूफ्लेज का मतलब होता है छुपने की क्षमता होना, ठीक है। बहुत सारे जानवरों के अंदर ये क्षमता पाई जाती है। जैसे गिरगिट का एग्जाम्पल याद कीजिए, जब वो हरे पौधों में बैठता है तो अपना रंग हरा कर लेता है, तो आप उसको पहचान नहीं पाते, राइट। तो सेना की वर्दी भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर जंग के मैदान में वो है तो जल्दी से पहचान ही ना जा सके, क्योंकि दुश्मन को फिर निशाना लगाना मुश्किल होता है। तो एक कैमोफ्लेज रंगों से ये जो है तैयार की गई है, और जो इस वर्दी का उपयोग है वो फाइटर प्लेन उड़ाने वाले जो पायलट्स होंगे वो युद्ध के दौरान करेंगे, ठीक है, वॉर के लिए। तो ये वो ड्रेस है, आप देख सकते हैं, इसकी बाकायदा परेड कराई गई थी। तो चाहे रेगिस्तान का थार हो, पहाड़ हो, या बर्फ के मैदान हो, दुश्मनों का मुकाबला करने में वायुसेना के जवानों को कैसे मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो वर्दी है ये छुप जाती है, आसपास के परिवेश में पता नहीं चलता है।
ठीक है। इसके अलावा नए जूते भी जो है वायुसेना को दिए गए हैं। और नए शूज के बारे में मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनका निर्माण क्या है, पूरे तरीके से भारत में किया गया है। तो सोचिए, शूज जैसी चीजें तक पहले हम बाहर से मंगा रहे थे, अब जाके हमने इनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ स्टार्ट किया। आत्मनिर्भर भारत एक्चुअली में हम धीरे धीरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन एयरफोर्स ऑलवेज सपोर्ट आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो उनकी तरफ से बोला गया था कि ये जो एक आत्मनिर्भरता का इकोसिस्टम बन रहा है, इसमें हम भी जो है ध्यान देंगे। तो ये जो युद्धक वृद्धि है, इसको डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के साथ डिजाइन किया गया है, ठीक है। अभी भी हमारे पास कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म का उपयोग जो है वायुसेना की जो ग्राउंड ड्यूटी भूमिकाएं थी उनके लिए किया जाता था। यानी कि वायुसेना की जो ग्राउंड ड्यूटी करते थे वो अभी भी करते थे। और ये जो ड्रेस है, ये इस तरीके से जो हमारी भारतीय सेना है, ठीक है, जो हमारी इंडियन आर्मी है, उनके द्वारा लॉन्च की गई थी, उसके डिजिटल पैटर्न के समान है। तो जस्ट अ बेसिक आइडिया कि अगर कोई इस तरह का आपको जो है पता हो। अब थोड़ा सा भारतीय वायुसेना के बारे में देखते हैं। नाउ हम जो है अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट पे आ गए, 2 पार्ट कवर कर लिए। देखिए, 1932 में जब हम एक औपनिवेशिक शासन के अधीन एक अविभाजित भारत थे, तब दरअसल हमारी जो है इस वायुसेना का गठन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में क्योंकि ये सेना शामिल हुई थी, तो फिर इसको रॉयल नाम का एक जो है आप कह सकते हैं प्रीफिक्स दिया गया था। जब देश आजाद हुआ उससे पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसको जाना जाता था। आजादी के बाद में रॉयल शब्द हटा दिया, इंडियन जोड़ दिया, तो ये इंडियन एयरफोर्स हो गई, ठीक है। 1933 में वायुसेना का पहला दस्ता बना था, जिसमें जो है 6 और टोटल मिला के 19 जवान थे और 6 जो है आपके आईएफ ट्रेड ऑफिसर्स थे, राइट। यहाँ पे एक फोटो देखिए, ये दरअसल वायुसेना के जो पहले कमांडर इन चीफ थे, एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एमहर्स्ट, उनका है। अगर एक मोटो की बात की जाए तो जिनका ध्येय वाक्य है वो क्या है, नभ स्पृशम दीप्तम, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और ये जो वाक्य है, ये भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। 11th चैप्टर जो भगवत गीता का है, इसको वहां से लिया गया है। सबसे बड़ी अमेरिका की, फिर रूस, फिर चीन, उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जो है हमारी वायुसेना है। और फिलहाल इसकी 90वीं वर्षगांठ को हमने सेलिब्रेट किया था। यहाँ हम थे और देखिए 90 साल हुए और आज हम देखिए यहाँ पहुंच गए हैं। तो इट्स अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, राइट। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि जो चौथी सबसे बड़ी सेना है हमारी, तो बेसिकली इसकी ताकत क्या है, वो कौन कौन से इसके पास संसाधन है जिनसे ये एक पावरफुल एयरफोर्स के रूप में जानी जाती है। तो 42 फाइट स्क्वाड्रन की तो एक अधिकृत ताकत इसके पास है, जिसमें से एक्चुअल में जिसके पास है वो भी 31 फाइट स्क्वाड्रन हैं, बाकी जो है अधिकृत कर दिए गए हैं, इन प्रोसेस है। तो 31 तो हमारे पास क्या है, फाइटर स्क्वाड्रन है। इसके अलावा 36 राफेल विमान है वायुसेना के पास। इनको फ्रांस से खरीदा गया था 4.5 जनरेशन के। ये दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक वाले विमान जो है माने जाते हैं, ठीक है। राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी जो है हमला कर सकता है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन हो गई। दूसरा कौन सा है, सुखोई 30 MKI, ये है इनके पास। इसको भारतीय सेना की रीढ़ कहते हैं। 250 से ज्यादा संख्या में ये जो है सेना के पास उपलब्ध है। रूसी तकनीक से बने हैं, किसी भी मौसम में रात या दिन के समय हमला कर सकते हैं। भारत की जो कंपनी है हॉल HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने रूस के साथ मिलकर इनको बनाया है। और ये जो विमान है, इससे ब्रह्मोस मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, तो इनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। फिर हमारे पास क्या MiG-29 विमान है। ये MiG-29 अगेन रूस की जो मिक्योंग कंपनी है, ठीक है, मिकोयोंग, उनके द्वारा बनाए गए हैं। भारतीय सेना में इनकी वायुसेना में अहम भूमिका है। आप देखेंगे रूस का नाम 2 बार 3 बार आ चुका है, तो हमारा एक्चुअली वो फ्रेंड है, तो डिफेंस रिलेशन हमारे काफी मजबूत है। ये करीब 70 के लगभग है। और भारतीय वायुसेना के साथ साथ जो भारतीय नौसेना, जो इंडियन नेवी है, उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हमारे मिराज 2000 विमान, ठीक है। इनको हमने क्या, फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी उनके द्वारा निर्मित है, बहुत भरोसेमंद ये माने जाते हैं। कारगिल का युद्ध हो 1999 वाला, या फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ठीक है, दोनों ही चीज़ों में जो है वायुसेना ने इन पे भरोसा दिखाया था। इनका हमने बहुत अच्छा यूज़ किया था। इसके बाद बात आती है तेजस की,
ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया क्या है, पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तेजस, इसको ध्यान रखिएगा। तो हॉल का जो तेजस विमान है अपनी श्रेणी के सबसे उन्नत तकनीक में शामिल है, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है और भारतीय वायुसेना ने कंपनी को 83 तेजस मार्क 1A विमान बनाने का ऑर्डर दिया है। और वर्तमान में वायुसेना भी जो है क्या है, वायुसेना इसका जो है इस्तेमाल वर्तमान में भी कर रही है और नए बनाने के ऑर्डर भी जो है दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जैगुआर, तो ये भी है हमारे पास, इनका निर्माण ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों ने मिलकर किया है और ये दुश्मन के इलाके में घुसकर अटैक कर सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी इनके पास है। इसके बाद मिग 21, ठीक है, मिग 21, तो मिग 21 की काबिलियत आप सब जानते हैं, कई बार न्यूज़ में भी आए हैं ये, ठीक है। और हमारे देश में रक्षा में इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से अपना एक योगदान दिया है, ठीक है। तो विंग कमांडर जो अभिनंदन थे, वो जब फरवरी 2019 में गए थे और उन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका वाले F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, तो वो इसी मिग 21 की हेल्प से मार गिराया था, ठीक है। अभी भी मिग 21 के 3 स्क्वाड्रन हमारे पास मौजूद है और 2025 में जाके इनको रिटायर कर दिया जाएगा। बहुत लंबे समय से ये जो है हमारे यहाँ ऑलरेडी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जिनका नाम है प्रचंड, उनको अपने बेड़े में शामिल किया। ये तो बहुत करंट में थे, हमने पढ़ा भी था, है ना, इनको ध्यान रखिएगा। 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर है और जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर स्थित 143 हेलीकॉप्टर की जो यूनिट है धनुष, उसमें बेसिकली इनको शामिल किया गया है। और ये पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। तो जो मैंने बताया ना, जो स्वदेशी है उन पे तो ज्यादा ध्यान ही देना है, ठीक है। इनको भी हॉल ने बनाया है, उन्हीं की तरफ से डिजाइन और उन्हीं की तरफ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली की गई है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये न्यूज में थे। तो इनका वजन जो है 5800 है, 268 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में ये सक्षम है, काफी ऊपर तक उड़ सकते हैं और 16,400 फीट की ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंड ये कर सकते हैं। इसकी जो कैनन है, हर मिनट में 750 गोलियां इससे दागी जा सकती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाम ही इनका प्रचंड है, ठीक है, तो सही नाम रखा गया है। इनकी बहुत उन्नत नेविगेशन प्रणाली है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस पर जो बंदूकें लगी है और हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं, वो कई गुना इसकी शक्ति को बढ़ा देती हैं। यानी कि हेलीकॉप्टर की अपनी कैनन तो है ही, जिससे हम इतनी बंदूकें, इसके अलावा अलग अलग मिसाइलें जो हमारे पास है मोर पावर वाली, उनको अभी इस पे तैनात करके दुश्मन देश पर हमला किया जा सकता है या उनके हमले का जो है जवाब दिया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि सच में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके पास एक अच्छी खासी पावर है, और ये भी समझ में आया होगा कि ना सिर्फ अलग अलग कंट्रीज के साथ हम बहुत सारे अपने वेपन सिस्टम्स बना रहे हैं, बल्कि हम इंडिपेंडेंट भी होके आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रूप से हमने काफी अच्छा काम किया है, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।